नमस्कार, आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एनडीटीवी का खास शो इलेक्शन कैफ़े। आज एक बार फिर हम मौजूद हैं एक नए राज्य की बात करने के लिए। पुनेंदु जी, आज क्या बात करने वाले हैं, जरा बता दीजिए। अश्विन, देखिए, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के जो चुनाव में मतदान संपन्न हो गया है, तो अभी जो सबसे ज़्यादा नज़र है वो राजस्थान के चुनाव पर है और बहुत ही दिलचस्प चुनाव बना हुआ है वहाँ पे। मामूली वहाँ एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी रहती है, लेकिन अशोक गहलोत ने कुछ तो किया है कि चुनाव को रोचक बना दिया है इस बार। और वसुंधरा राजे की वजह से भी चुनाव थोड़ा सा रोचक माना जा रहा है। तो वो सारी चीज़ें आज जो हम बात करेंगे इस पे राजस्थान में कि जो किसान वोटर है और ग्रामीण वोटर है उसकी क्या भूमिका है और क्यों दोनों ही पार्टियां किसान वोटर और ग्रामीण वोटर्स की तरफ देख रही हैं, और क्यों अशोक गहलोत उम्मीद कर रहे हैं कि वो हमारे साथ होंगे और हम ये जो राज बदलने का चक्र है उसको तोड़ पाएंगे उसके भरोसे। और बीजेपी ने किस तरह से अपने घोषणा पत्र में तमाम वादे किए हैं और कांग्रेस उसकी क्या काट अब ढूंढने वाली है। कह रहे हैं कि कांग्रेस का घोषणा पत्र आज जारी होने वाला था लेकिन शायद नहीं हो पा रहा है। तो कुछ तो चल रहा है भाई कि क्या किया जाए। तो जैसे उन्होंने बताया 25 तारीख को चुनाव है। आज से मुश्किल से 5 दिन बचे हैं, 3 दिन का समय टोटल प्रचार का बचा हुआ है। आज प्रधानमंत्री बीकानेर में अभी रोड शो कर रहे हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी, अमित शाह की रैलियां भी हुई हैं। राहुल गांधी की रैलियां भी होने वाली हैं लगातार। अभी कल भी थी और अभी 1-2 दिन और होगा, क्यों कैंप ही वहीं बनाए हुए हैं। ताबड़तोड़ रैलियों का दौर चल रहा है। सभी जो हाई प्रोफाइल लीडर्स हैं केंद्र के या राज्य के, वो ज़बरदस्त दौरे कर रहे हैं। तो और ये दौरा बढ़ा हुआ ये भी दिखा रहा है कि मामला बहुत फंसा हुआ है इस बार राजस्थान का। हाँ, वो दिखा रहा है। देखिए, कांग्रेस भी पूरी ताकत से लड़ रही है और मामूली क्या होता है कि एक बार और क्या होता है जब बीजेपी की बारी आती है, मतलब जो 98 से शुरू हुआ है ये जो सत्ता बदलने का दौर, तो बीजेपी तो बहुत जब जीतती है तो बहुत अच्छे से जीतती है। कांग्रेस थोड़ा सा मार्जिन सीट्स पाती है। अगर हम खासकर जो 18 में और 8 में उन्होंने जीता था, 98 में कांग्रेस ने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा था। लेकिन इस बार कुछ है, मतलब मामला है और राजस्थान के चुनाव में लोगों की दिलचस्पी बनी हुई है। वरना लोग मान के चलते हैं भाई इस बार ये थे इस बार वो होंगे, लेकिन वो दिलचस्पी बनी हुई है। तो इसलिए चुनाव काफ़ी रोचक है और दोनों ही दमदारी से लड़ रहे हैं। दोनों पार्टियां मेहनत भी कर रही हैं काफ़ी। और कैंप लगाए जाने के बाद से, जब गांधी परिवार का कैंप एक तरीके से जयपुर बेस हो गया है, तो ऐसा माना जा रहा है कि इस बार जो राजस्थान में एक तरफा था माहौल, वो एक तरफा माहौल ना होकर दोनों पार्टीज़ के बीच में, और इसलिए कड़ा मुकाबला हमने देखने को भी मिल रहा है, क्योंकि जनरल एक तरफा होता है। अश्विन, जैसे मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना ने चुनाव को रोचक बनाया है, वैसे ही राजस्थान में जो पिछले 6-7 महीने में जो जिस तरह की लोक लुभावन घोषणाएं अशोक गहलोत ने की हैं, और बहुत सारी जो वेलफेयर के नाम पर बहुत सारी योजनाएं वो जो चला रहे हैं और राहत देने वाली, उनका है कि भाई महंगाई राहत या किसान राहत या तमाम तरह की जो राहत देने के नाम पर वो चला रहे हैं, उसकी वजह से चर्चा है। जैसे आप बता रहे हैं ना, एमपी वाला जैसे एग्जांपल दिया आपने, शिवराज सिंह चौहान की बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है गृह लक्ष्मी योजना, जिसके तहत वो महिलाओं को पैसे भी दे रहे 1500 रुपये। वैसे ही राजस्थान में भी काफ़ी ऐसी स्कीम्स हैं जिसको फ्रीबीज भी बोल सकते हैं, लेकिन कोई उसको डेवलपमेंट भी बोलेगा, या बोल सकते हैं कि वेलफेयर स्कीम है। लेकिन फ्रीबीज और वेलफेयर स्कीम्स में आजकल फ़र्क नहीं रह गया है। चलिए बात करते हैं कि हम जैसे बात करने वाले थे कि राजस्थान के जो ग्रामीण मतदाता हैं, खासकर किसान जो हैं, वो क्या सोचते हैं, कैसे वोट करते हैं, शहरी मतदाता कैसे वोट करता है, और क्या इन दोनों पार्टियों की जो घोषणा पत्र हैं, क्योंकि कांग्रेस का नहीं आया, भाजपा का आ चुका है, वो अपने मैनिफेस्टो में इन दोनों वर्गों को ध्यान में रखकर क्या क्या योजनाएं निकालते हैं और कैसे उनको लुभावना वादा देते हैं कि वो उनकी तरफ उनकी पार्टी को वोट करें। तो एक बीजेपी का अगर हम बात करें तो बीजेपी ने तो किसानों के अश्विन, मुझे लगता है घोषणा पत्र पे हम आते हैं। पहले एक बार हम शुरू करते हैं कि भी वहाँ पर जो किसानों की संख्या कितनी है और किस तरह से वोट करते हैं, फिर हम ग्रामीण वोटर वो कैसे वोट करते हैं, वहाँ से शुरू करके फिर हम घोषणा पत्र, बीजेपी की घोषणा पत्र पर बात करेंगे। उसके बाद कांग्रेस ने जो अभी वादे किए हैं या क्या करने वाली है उस पर भी चर्चा करेंगे। तो अगर आप देखें कि राजस्थान में जो किसानों की संख्या है, ये केंद्र सरकार का आंकड़ा है कि कुल किसान वहाँ पर लगभग 77 लाख किसान हैं। तो एक तरह से परिवार हुए कि ये परिवार इतने हुए, तो टोटल वोटर इससे ज़्यादा होंगे किसान, अगर मतदाताओं की बात करें। अब पीएम किसान जो योजना है सम्मान,
उसके जो राजस्थान में जो बेनिफिशरी हैं, जो उसके लाभार्थी हैं, वो लगभग 57 लाख हैं। अब हम अगर देखें तो पिछले चुनाव में जो CSDS का आंकड़ा बताता है कि किसानों ने किस तरह से वोट किया, तो 2018 में 36% किसानों ने बीजेपी को वोट किया, जबकि 40% किसानों ने कांग्रेस को वोट किया, तो 4% का अंतर था। अब आपने देखा आंकड़ों में कि किस तरह से मतलब 77 लाख एक तरह से परिवार अगर किसान है तो ओवरऑल वोटर्स ज़्यादा होंगे, 1 करोड़ के ऊपर होगा वो। हाँ, मुझे लगता है ये कम से कम 1.5 करोड़ से ऊपर का आंकड़ा होगा ये ज़्यादा। और हमने देखा कि पिछली बार कांग्रेस किसान वोटर्स को लुभाने में, क्योंकि आप बहुत ही टाइट मुकाबला होता है वहाँ पे, पिछली बार तो और भी बहुत ही टाइट था, तो 4% ज़्यादा का गैप कांग्रेस के फेवर में था। अगर हम मतलब किसान और जो गांव का वोट सब मिला ले, ग्रामीण वोटर बात कर रहे हैं, तो ग्रामीण वोटर्स में पिछले 2018 में कांग्रेस को, उसमें किसान के अलावा जो दूसरे लोग हैं वो भी एक बड़ा वोटिंग वो है, तो 2018 का आंकड़ा बताता है कि 38% रूरल वोट में कांग्रेस को मिले थे और 40% बीजेपी को, मतलब बीजेपी को थोड़ा ज़्यादा था, 2%। बीजेपी डेंट लगा रही है ग्रामीण वोटों में, रूरल वोटर्स में। लेकिन अर्बन में कांग्रेस ने बीजेपी से काफ़ी ज़्यादा अच्छा किया था। अर्बन वोटर्स में कांग्रेस को 43% वोट मिले थे, जबकि बीजेपी को 35, तो 8% कांग्रेस के फेवर में था। ये एक अजीब बात है। नॉर्मली हम लोग मतलब नॉर्मली होता है कि अर्बन बीजेपी होता है, रूरल कांग्रेस होता है, लेकिन यहाँ उल्टा है, परसेप्शन है। लेकिन पिछली बार ये उल्टा था। लेकिन 2013 में ये चीज़ें एकदम से बीजेपी के फेवर में थी। 32% रूरल वोट कांग्रेस के खाते में था, लेकिन बीजेपी के पक्ष में 47% था, तो 15% कांग्रेस से ज़्यादा वोट। यही कारण भी है कि भाजपा की बहुत अच्छी जीत उस समय हुई थी। बीजेपी ने लगभग क्लीन स्वीप कर दिया था, 163 सीटें मुझे याद पड़ता है शायद, और कांग्रेस को महज 21 सीटें मिली। 200 में से 163, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा, वन थर्ड आप जीत गए हैं। आंधी चली थी, आंधी तूफान कहेंगे। और अर्बन वोट्स में कांग्रेस को 2013 में 36% और बीजेपी को 38%, तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा। इसमें एक चीज़ मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, देखिए जो अभी तुमने बात की वो CSDS की लोक नीति के आंकड़े हैं, उसमें ये अभी तक समझ में आया कि जो शहरी वोटर हैं राजस्थान में वो थोड़ा कांग्रेस की तरफ झुके हुए दिख रहे हैं। वोटिंग पिछली बार भी और उससे पहले भी अगर देखिए 13 में सिर्फ 2% का शहरी में अंतर था, लेकिन ग्रामीण में वही वो अंतर 16% का आ गया, 15% का आंकड़ा आ गया, ठीक है वही, लेकिन शहरों में सिर्फ 2% का। उसी तरीके से पिछली बार 2018 में बात करें तो 43 और 35 का फर्क था, लेकिन शहरों में, ग्रामीण में बिल्कुल तो थोड़ा सा ना कांग्रेस को ये उम्मीद शायद है कि अगर वो इस बार ग्रामीण मतदाताओं, किसान मतदाताओं में अच्छा करते हैं तो वो कहीं ना कहीं वो मुकाबले को कड़ा बना देंगे। शहरी अगर उनके साथ हैं पहले से ही, तो उनको ग्रामीण में मेहनत करनी है। ग्रामीण में मेहनत करेंगे तो कहीं ना कहीं उनकी पार्टी जो है, जो रिवाज है, उसको बदल पाएगी। एक आंकड़ा और है, ये जो आंकड़ा है कि ये डेटा नेट का आंकड़ा है। डेटा नेट का मतलब ये कहता है कि जहाँ पे 60% से ज़्यादा रूरल आबादी है और वही 60% ज़्यादा शहरी आबादी, हमने उन सीटों को अलग अलग बांटा है। तो हमने बांटा है कि टोटल ऐसी 164 सीटें हैं जहाँ पे 60% से ज़्यादा ग्रामीण जनता है। उन जनता की सीटों को हमने बांट दिया। ऐसी सीटों पर ग्रामीण मतदाता का प्रभाव ज़्यादा है, जीत हार में उनकी निर्णायक भूमिका ज़्यादा है, क्योंकि एक बात इसमें यह भी है कि ग्रामीण मतदाताओं का वोटिंग परसेंट शहरी मतदाताओं से ज़्यादा होता है। इस वजह से भी वो इनकी भूमिका थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो ये 60% मतलब ये है कि जहाँ पर 60% से ज़्यादा आबादी जो है रूरल है और 60% से ज़्यादा शहरी आबादी अर्बन है, उन सीटों को हमने अलग अलग बांटा। तो अक्सर पिछले मतलब टोटल 164 सीटें हैं जो ग्रामीण हैं, उसमें से बीजेपी जीती थी 134, ये 2013 की बात कर रहे हैं हम। 2013 में 134 जीती थी और कांग्रेस जीती थी सिर्फ 18। वहीं अर्बन में बात करें तो बीजेपी 22 जीती थी, कांग्रेस 1। मतलब इस समय तो इसके तो कोई आंकड़ा ही नहीं, क्योंकि 13 तो एक वेव लैंडस्लाइड विक्ट्री थी और वेव इलेक्शन था, तो वो एक अलग ही कहानी थी। चलिए मान लीजिए वो अब 18 की बात करें तो जो आपने 164 सीटें की, चूंकि इस बार जो करणपुर वाली सीट है कांग्रेस के प्रत्याशी की मृत्यु होने की वजह से उस पर मतदान नहीं हो रहा है, वो एक ग्रामीण सीट थी, तो उसको घटा करके बचती है 163 सीटें। तो 163 सीटें में कांग्रेस से 79 सीटें जीती थी और उसके सहयोगी राष्ट्रीय लोकदल ने 1, तो कुल मिला के गठबंधन ने 80 सीटें पिछली बार जीती थी और बीजेपी को 61 सीटें मिली। तो एक अच्छा मुकाबला देखने को मिला। वहीं अर्बन सीटों की बात करें तो जो प्योर मतलब जो अर्बन सीटें जो 25 सीटें हैं उसमें कांग्रेस ने 15 जीती थी, बीजेपी ने 9 और एक अन्य पार्टी के खाते में आई थी। तो
2013 में जो बीजेपी का एक तरफा दबदबा था वो 2018 में उस तरह का नहीं था। गैप कांग्रेस को अप है, लेकिन बीजेपी ने भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। लेकिन देखिए जो CSDS का आंकड़ा दिखा रहा था और जो पिछला इलेक्शन का आंकड़ा भी दिखा रहा है शहरी और रूरल आबादी के हिसाब से, इलेक्शन कमीशन का जो हाँ, उसमें एक सिमिलरिटी ये है कि शहरी आबादी जो है वो ग्रामीण से ज़्यादा शहरी आबादी कांग्रेस को पसंद कर रही है। CSDS के आंकड़े में भी यही बात समझ में आ रही है, और हमारे जो इलेक्शन कमीशन का आंकड़ा जिसको हमने रूरल अर्बन के हिसाब से बांटा है उसमें भी यही आ रहा है कि शहरों में 15, मतलब टोटल शहरी सीट 25 है, वहाँ में 15 कांग्रेस जीती और 9 भाजपा जीती। जो अमूमन माना जाता है कि ये उल्टा होता है और रूरल में ज़्यादा एज होता है, लेकिन यहाँ इस बार उल्टा है। मतलब ये संभवतः ये 5 राज्यों में एक ही ऐसा राज्य होगा जहाँ पे कांग्रेस के लिए रूरल वोट पाना थोड़ा चुनौती है। कांग्रेस ने देखिए लगभग 2018 में जो ग्रामीण मतदाताओं के प्रभाव वाली जो सीटें थी उसका लगभग 50% कांग्रेस ने लगभग जीता, लेकिन यही आंकड़ा शहर में ये 60% का हो जाता है। तो ये एक चीज़ दिखाती है कि जो CSDS के आंकड़े में जैसे आपने बताया कि वो चीज़ दोनों ही रिफ्लेक्ट करती है। अच्छा, इसलिए भी आप देखें कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं खासकर कांग्रेस, वो किसानों की, राहुल गांधी हर भाषण में किसान गरीब की बात ज़्यादा करते हैं, और गरीब और मजदूरों की बात ज़्यादा करते हैं, हो रही है। हाँ, और कांग्रेस पार्टी का हालांकि अभी मैनिफेस्टो नहीं आया है, लेकिन गहलोत सरकार ने कुछ दावा किया था। दावा तो किया है, लेकिन हम कहते हैं शुरू करते हैं बीजेपी, जिसका मैनिफेस्टो आ जाता है। बीजेपी ने बहुत ही किसानों को ध्यान में रख करके उन्होंने किसानों के लिए खुशहाल किसान प्लान बनाया हुआ है। तो पहले तो जो किसान सम्मान निधि के अंतर्गत जो साल में 6,000 रुपये मिलते हैं, उस वित्तीय सहायता जो मिलती है उसको बढ़ा करके 12,000 रुपये करनी। आपको पता है अश्विन, 2019 में एक बड़ा गेम चेंजर था। और ये और बात देखिए, एक जो शहरी संपन्न व्यक्ति को लगता है कि ये 6,000 रुपये क्या है साल के, लेकिन जो भी गांव से जुड़ा हुआ है वो समझता है कि ये इसका इम्पैक्ट होता है। पिछले चुनाव में बहुत डिसाइडिंग फैक्टर था ये। लेकिन एक बात बताइए, ये 12,000 वाला वो जो वादा है, ये लगभग हर प्रदेश में हर पार्टी कर रही है। दरअसल क्या है कि आपने देखा भूपेश बघेल ने इसको इम्प्लीमेंट करके उनको इसके फायदे मिले हैं, और इसकी बड़ी चर्चा इस चुनाव में हुई है कि वो 6,000 से ऊपर जो अलग से देते हैं वो उसने बड़ा इम्पैक्ट डाला है। आप देखिए अश्विन, एक जो हम चुनावी वादों में देखे हैं, तो जो पॉपुलर चीज़ें हुई हैं वो सब पार्टियां उसको लेने की कोशिश करी। जैसे बिजली का आपने देखिए, केजरीवाल ने किया, तो लगभग वो 200 यूनिट बिजली फ्री का वादा सभी आपको सब देखने को मिलेगा। कांग्रेस ने कॉपी किया, फिर उसको बीजेपी कॉपी कर रही है। ऐसे ही जो इनकी योजना है कि भी किसान सम्मान पे हम एक्स्ट्रा देंगे, जो भूपेश बघेल ने किया, या फिर उन्होंने कहा हम गोबर खरीदेंगे 2 रुपए किलो। तो वो योजनाएं जो है दूसरी पार्टियां कहीं ना कहीं वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। ऐसे ही ये लाभकारी योजना है और इससे वोट मिलने वाला है। जैसे अशोक गहलोत ने कहा हमने 500 रुपये में गैस महंगाई राहत के तहत रसोई गैस 500 रुपये में देने की वो किया कि भी जो उज्ज्वला के लाभार्थी हैं और जो गरीब लोग हैं उनको 450 बोल दिया है। भाजपा ने 450 बोल दिया। मजेदार बात है, आज अशोक गहलोत ने कहा है कि हम उसको 400 में देंगे। तो ये भी गजब का मुकाबला चल रहा है पार्टियों में। मतलब चुनाव जीतने के लिए आप एक तरीके से सेल लगी हुई, जैसे कपड़ों की दुकान पे जाते हैं, भैया नहीं 500 नहीं तो 450 वैसे ही मिल रहा है यहाँ पे, हम 400 में देंगे। तो वो सारी चीजें हैं। चुनाव आने दीजिए, 2 दिन बाद हो सकता है 350 भी मिले आप लोगों को। देखिए चल रहा है मुकाबला, तो मुकाबले में क्या वादा करने में तो कुछ जाता नहीं है। सेल लगी हुई है, इसमें जनता की सेल है। ये हम लोगों की सेल दिवाली पे थी और अब ये जनता की सेल है। जनता की सेल है, मतदाताओं की सेल है। तो बीजेपी ने कहा कि भाई हम 12,000 रुपये कर देंगे। 6,000 जो केंद्र सरकार देती है, 6,000 वो अपनी तरफ से और जोड़ के 12,000 कर देंगे। फिर उन्होंने कहा कि भाई जो मुख्यमंत्री किसान शिक्षा प्रोत्साहन योजना में जो छोटे किसान हैं, बटाईदार किसान हैं, मजदूर हैं, खेतिहर मजदूर हैं, उनके बच्चों को मुफ्त शिक्षा देंगे। फिर उन्होंने कहा भाई कि हम 20,000 करोड़ रुपए की एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन स्टार्ट करेंगे, जिसमें कि प्रदेश भर में जो है कोल्ड चेन, जो उनके गोदाम खोलेंगे, गोदाम प्रोसेसिंग सेंटर्स का निर्माण करेंगे। मतलब ये इंडस्ट्रीज लगाएंगे 20,000 करोड़ के, ताकि लोगों को रोजगार मिल सके एक तरीके से। सपोर्ट करने वाले जो इंडस्ट्रीज हैं उसको सपोर्ट करने के लिए इन्होंने ऐलान किया। फिर एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐलान है अश्विन, ये आप ध्यान से देखिए कि जो गेहूं की फसल है उस पर जो MSP मिलती है उसको पर बोनस दे करके उसको 2,700 रुपये प्रति क्विंटल खरीदने की
ये बड़ी बात। वो योजना। तो अभी जो एग्जिस्टिंग एमएसपी है उसमें ये और बोनस मिला अभी लगभग 2050 रुपये है एमएसपी गेहूं की, तो 27 रुपये मतलब कि सीधे सीधे समझ लीजिए 750 रुपये आपके लिए बढ़ने वाले हैं अगर भाजपा आई तो। वैसे लगभग वो कांग्रेस का भी है, लेकिन कांग्रेस का भी आया नहीं है, लेकिन कुछ माना जा रहा है कि कुछ इसी तरीके से वो भी अनाउंस करने वाली है। ऐसे आप देखिए, इन्होंने एमएसपी पर ज्वार बाजरा की खरीद की व्यवस्था करेंगे और अन्य प्रमोशन एजेंसी की स्थापना करेंगे। अभी ज्वार बाजरा पे एमएसपी नहीं है, ये भी बता दें। अभी गेहूं चावल पे ज़्यादातर एमएसपी मिलती है। और केंद्र सरकार के साथ मिलकर के जो पूर्वी राजस्थान नहर योजना को समयबद्ध तरीके से, महत्वाकांक्षी योजना है, उसको समयबद्ध तरीके से पूरा करने का ये वादा कर रहे हैं। अगर आप ये वाली स्कीम देखें, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, ये किसानों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी बात को CSDS ने अपने सर्वे में भी रखा था कि ये मुद्दा कितना इंपॉर्टेंट है। तो लगभग 8% जनता ने राजस्थान के वोट किया था इसके लिए कि अगर इस मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी तो 8% लोगों का इसको समर्थन था। तो समझ में आता है कि ये महत्वपूर्ण परियोजना जो अभी क्या है, जनता जिन मुद्दों को जनता के लिए जो मुद्दे महत्वपूर्ण है, पार्टियां घोषणा पत्र में उन मुद्दों को जगह देती हैं। तो और इन्होंने इसके अलावा बताया कि बाड़मेर, जालौर और जोधपुर में अनार बेल्ट में नए प्रोसेसिंग क्लस्टर स्टार्ट करेंगे। फिर 100 करोड़ रुपए ऊंट संरक्षण के लिए देने की बात की है। ऊंट संरक्षण, अब राजस्थान जानते हैं रेगिस्तानी इलाकों में ऊंट की क्या भूमिका है। अब बात होती है कि कांग्रेस की, भाई हमने घोषणा पत्र तो कांग्रेस ने जारी नहीं किया, लेकिन बहुत सारे वादे अभियान के दौरान जो गारंटी उनकी साथ है उसमें भी कुछ किसानों के लिए, मतलब इनकी सरकार तो उन्होंने कुछ दिया भी है और कुछ वो प्रोसेस में देने के लिए। तो अश्विन, उन दोनों पे अगर हम बात करें तो पहला तो उन्होंने अपने स्पीच में बोला, अशोक गहलोत ने, कि उनकी सरकार आती है तो किसानों को 15 लाख रुपए का आपदा बीमा, आप जानते हैं ओलावृष्टि से और जो तमाम मौसम की वजह से कई बार जो है अब वो फसलें बर्बाद होती हैं। तो उनका कहना है कि भाई ये जो 15 लाख की आपदा होगी वो किसानों को उस तरह की जो परेशानियों से बचाए, प्राकृतिक आपदाओं से उनको बचाने के लिए पैसा। फिर जो कांग्रेस ने 7 गारंटियां अभी तक जो जारी की हैं वहाँ पे, उसमें से एक महत्वपूर्ण, भाई जो छत्तीसगढ़ की हम बात कर रहे थे कि 2 रुपए किलो गोबर। अब ये बड़ी ही महत्वपूर्ण योजना है कि भाई गोबर तो वेस्ट चला जाता है, तो उसका क्या करेंगे, क्यों? तो उसको इनका कहना है कि भाई बायो ईंधन को हम बढ़ावा देने के लिए उस बहाने ये 2 रुपए किलो करेंगे। अब जो एक बात जो बड़ी चर्चा चल रही है मीडिया में और तमाम लोग कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस जो है राजस्थान में एमएसपी को लेकर के कानूनी कोई वादा कर सकती है कि एमएसपी पर कानून लाने का, मतलब कानूनी अमलाजामा इसको पहना सकती है। पहनाने की बात जो कांग्रेस मोदी सरकार से, राहुल गांधी लगातार आंदोलन, राहुल गांधी भी, और जो किसान आंदोलन, इतना बड़ा आंदोलन जिसके चलते मोदी सरकार को बैकफुट पे आके जो तीनों जो कृषि से जुड़े बिल थे वापस लेने पड़े, उन किसानों की भी मांग थी कि भाई आप एमएसपी को कानून के दायरे में लाइए, कि अगर कोई नहीं उसको मानता है तो उस पर एक एक्शन हो, उस तरह का। अब ये देखिए, ये सूत्रों के हवाले से तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में इसकी बातें की जा रही हैं। हो सकता है जो कांग्रेस का घोषणा पत्र आज जारी होने की बात थी, अगर वो टल्ला है तो हो सकता है इस पर कुछ माथापच्ची चल रही हो। ये जो कांग्रेस के मैनिफेस्टो में जो सूत्रों के हवाले से चीज़ें आ रही हैं, वो लगभग वही चीज़ें जिनको राहुल गांधी अपने बयानों में काफ़ी, अपने सभाओं में उठाते रहते हैं और वो काफ़ी इन चीज़ों पर बयान देते रहते हैं। काफ़ी समय से उनकी मांग है कि ये किसानों के लिए एमएसपी पे कानून लाया जाए। अगर वो ला जाए, इसका मतलब कि ये बड़ा गेम चेंजर साबित होगा अगर अशोक गहलोत मतलब या कांग्रेस पार्टी अपने घोषणा पत्र में वादा करते कि भाई हम एमएसपी को कानूनी जमा पहनाएंगे। आपको क्या लगता है? इससे मैसेजिंग ये जाएगी, अगर राजस्थान में होता है तो ये मैसेजिंग जाएगी कि कांग्रेस पार्टी किसानों के लिए सोचती है, उनके लिए हित के लिए काम करती है, और उनके पास भी रेफरेंस रहेगा कि हमने राजस्थान में एक कानून बना दिया है जहाँ पे किसानों को इतना रुपया मिनिमम मिलना ही है एमएसपी पे। तो उसका मैसेजिंग उनके जो बाकी राज्य हैं वहाँ जाएगा, किसानों को भी लगेगी कोई पार्टी है। एक बात बीजेपी ये सवाल उठाएगी कि आपने एमएसपी, देखिए आप छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश में इन्होंने बोनस का वादा किया है कि हम एमएसपी पर बोनस देके जो गेहूं 2700 रुपये, या वहाँ पर धान हमने देखा था 3100 बोनस मिलता है छत्तीसगढ़ में, कि बोनस देके 3100 रुपये प्रति क्विंटल खरीदने का जो इनका ये है कानून की बात। तो ये वो सवाल तो उठेंगे कि भाई उन 2 राज्यों में आपने कानून की बात क्यों नहीं की? कि इस चीज़ पे ये लोकसभा का गेम चेंजर चीज़ हो सकती है। अगर यहाँ सक्सेसफुल रहा तो इसको लोकसभा में कांग्रेस पार्टी इंप्लीमेंट कर सकती है। लग रहा है कि भाई छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश तो हम जीत रहे थे, यहाँ पर हम थोड़ा बैकफुट पे हैं, तो हम एक्स्ट्रा एज देने के लिए इस तरह की बात है। हालांकि अभी तक घोषणा पत्र नहीं आया है, ये आधिकारिक बिल्कुल भी नहीं है, ये सिर्फ सूत्रों के हवाले से बात है। एक बात ये भी है कि जब आप सत्ता में वापसी करना चाहते हैं या चुनाव में वापसी करना चाहते हैं तो आप बहुत ही लुभावन वादे करते हैं कि जनता आपको वोट करे, तो एक तरीके से ये भी हो सकता है। लेकिन
अगर ये सच में पार्टी आ जाती है और सरकार अगर ये नियम बन जाता है तो ये बहुत ही बड़ा गेम चेंजर होगा। आगे इसको कांग्रेस पार्टी अपने लोकसभा चुनाव में भी इम्प्लीमेंट कर सकती है। हाँ, लोकसभा मैनिफेस्टो में इम्प्लीमेंट कांग्रेस कर सकती है, क्योंकि आप देखिए अगर आपको किसानों की नाराजगी लोकसभा चुनाव में अगर आपको ढूंढना है तो कुछ तो ढूंढना पड़ेगा। और जैसा कि भी देखिए अब लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी की जो लोकप्रियता है उसको हराने के लिए आपको एक कुछ ज़बरदस्त चाहिए होगा। तो हो सकता है कि भाई कांग्रेस के लिए अगर इसका असर, पहली बात तो ये वादा किया और उसका असर अगर दिखा राजस्थान में तो जाहिर सी बात है कांग्रेस उसको दूसरी जगहों पर इंप्लीमेंट करेगी और लोकसभा में भी उस तरह की, मतलब ये कह नहीं सकते कि अगर ये कितना फायदेमंद होगा, क्योंकि कांग्रेस पिछली बार न्याय योजना लेके आई थी लोकसभा में जिसमें 80,000 रुपये आपको सालाना मिलना था, हालांकि जनता ने उसको रिजेक्ट कर दिया। तो ये भी उम्मीद है कि कितना पास होगा कितना रिजेक्ट होगा ये वादा, लेकिन देखते हैं अगर पार्टियां, जो सरकार है, जो जनता है, वो इसको कितना हकीकत में मानती है। एक चीज़ और है, ये गहलोत सरकार ने जो दावा किया है, अब बीजेपी कुछ इसको अलग तरह से बोलती है, लेकिन गहलोत सरकार का दावा है कि भाई उन्होंने 21 लाख किसानों का कुल मिलाकर के 15,000 करोड़ रुपए का ऋण माफ़ किया है। और वो कहते हैं कि भैया हम हर महीने 2,000 यूनिट बिजली किसानों को मुफ्त देते हैं। तो हमने तो करके दिखाया है, मतलब अशोक गहलोत ऐसा कहते हैं कि हमने करके दिखाया है और हम जो आगे भी वादा कर रहे हैं उसको हम पूरा करेंगे। तो देखते हैं कि भाई राजस्थान के चुनाव में जो सबसे बड़ा वोटर है, गांव गरीब किसान, वो किसके वादे पर यकीन करता है, और वो जिसके वादे पर यकीन करेगा, यकीन मानिए अश्विन, सरकार उसकी बनने की संभावना बहुत ज़्यादा हो। देखिए सरकार इसलिए भी उसकी बनती है क्योंकि 163 सीटें अगर ग्रामीण क्षेत्र में आती हैं, जहाँ पे ग्रामीण जनता मतलब निर्णायक है, 60% है, तो स्वाभाविक सी बात है कि पार्टियां भी उसके लिए ही सोचेंगी और उसके हित में ही काम करेंगी जो भी निर्णय, क्योंकि 163 मतलब आप आराम से 1/3 मेजॉरिटी के साथ सत्ता में वापसी कर सकते हैं। तो देखते हैं कि कांग्रेस पार्टी का क्या घोषणा पत्र कल आता है, और बीजेपी ने तो जारी कर दिया है। अब जनता को डिसाइड करना है कि किसके घोषणा पत्र पे और किसके दावों पे उसे विश्वास करना है और किसे वो सत्ता में वापसी कराना चाहती है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं किसी और विषय पर, किसी और राज्य की बात करेंगे और किसी और नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।